हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज आप लोग को वेक्टर यानी सदिश के लिए अगला वीडियो आप लोग को दे दिए थे। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे सदिश के कुछ टॉपिक बच गए थे वेक्टर के, और इसके साथ साथ वेक्टर के साथ साथ आप लोग को बताएंगे प्रक्षेप कि प्रक्षेप क्या है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और इसके साथ आप लोग देखते रहिएगा कि क्या स्थिति है, कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, और मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि ये केवल एक के लिए नहीं, हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे कि दो वेक्टरों को जोड़ने की विधि, दो वेक्टर को जोड़ने की विधि क्या है। तो दो वेक्टर के जोड़ने की दो विधि होता है, एक को कहते हैं त्रिभुज विधि, एक को कहते हैं त्रिभुज विधि। जैसे मान लो कि दो वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, ध्यान दीजिएगा, और ये जो आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इस दोनों वेक्टर को हमको जोड़ना है, ऐड करना है। तो जोड़ने की दो विधि होती है। पहली विधि का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है त्रिभुज विधि, और दूसरी का समांतर चतुर्भुज विधि। तो प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान दीजिएगा, बस केवल दो वेक्टर को यदि त्रिभुज विधि से जोड़ना हो तो ये जानते हैं कि वेक्टर वह राशि होती है, या वेक्टर का परिभाषा होता है कि वह भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसी को हम कहते हैं वेक्टर राशि। ठीक है, तो वेक्टर राशि को हम तीर से प्रदर्शित करते हैं, और इस तीर की जो नोक है वो डायरेक्शन को बताती है, और ये जो लंबाई है ये परिमाण को बताती है। किसको बताती है? परिमाण को। और इसके बाद इसको कहते हैं टेल, इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। तो यदि दो वेक्टर को हमको जोड़ना होगा तो सर्वप्रथम हम पहला वेक्टर खींच लेंगे। ये हमने खींच लिया वेक्टर है, क्या खींच लिया? वेक्टर है। दूसरा वेक्टर खींचने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि ये दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर को इसमें ज्वाइंट करते समय या इस बात का हमें ख्याल रखना है कि दूसरा वेक्टर का टेल पहला वेक्टर के हेड के साथ जुड़े। तो जुड़े तो मान लो कि ये दूसरा वेक्टर हम खींच दिए, तो दूसरा वेक्टर खींच दिए तो दूसरा वेक्टर का ये टेल हो गया और ये दूसरा वेक्टर का हेड हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब इसको, ये हो गया आपका वेक्टर बी, ये हो गया आपका वेक्टर बी, एक वेक्टर ए हो गया और ए हो गया वेक्टर बी। अब दोनों वेक्टर को मिलाएंगे, दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे, और इनको जोड़ने वाला परिणामी कहलाता है। इनको जोड़ने वाला क्या कहलाता है? परिणामी। जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर आर से प्रदर्शित करेंगे, और ये वेक्टर आर जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ गए? फिर से एक बार बता दे रहा है, दो वेक्टर को आपको जोड़ना हो तो जोड़ते समय आप सर्वप्रथम पहला वेक्टर खींच लेंगे। पहला वेक्टर खींचने के बाद दूसरा वेक्टर जब खींचेंगे तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जुड़े, और इसके बाद परिणामी का काम होता है कि दूसरे वेक्टर के हेड को पहले वेक्टर के टेल के साथ जोड़ना, और उस परिणामी का मान जो है ये दोनों वेक्टरों के योग के क्या होता है? बराबर होता है, यानी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा यदि इसको ये कह दिया जाए कि इसको घटाइए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी,
तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस यह करना है कि ये आप वेक्टर ए खींच लीजिएगा जैसे पहले खींचते थे, ठीक ना। इसके बाद वेक्टर बी जिस डायरेक्शन में दिया है उस डायरेक्शन में ना खींच के उसको अपोजिट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वेक्टर नियम है, जो वेक्टर है वो क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है। वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी है, वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी है, बट वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी है। यानी कि यदि हम डायरेक्शन में चेंजिंग करेंगे तो हमको माइनस लगाना होगा, क्योंकि वेक्टर ए बी है और एक तो क्या है वेक्टर बी है। तो उसीलिए क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर बी देख रहे हैं ये ऊपर का है, तो इसको आप ऐसे नीचे का कुछ दोगे और इसको वेक्टर बी ना लिख के लिखा जाएगा माइनस वेक्टर बी। क्या लिखा जाएगा? माइनस वेक्टर बी। और रिजल्टेंट जो इसका है वही काम करेगा जो पहले करता था ये। और अभी आप लोग को यही बताए हैं कि जो परिणामी होता है वो दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होता है। तो इस स्थिति में भी आप यही याद रखोगे कि दोनों वेक्टरों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। देखने में लग रहा है कि प्लस लिखे हैं, परंतु प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया वेक्टर का घटाव और ये हो गया वेक्टर का योग। ठीक है। अब एक तो वेक्टर को जोड़ने की और विधि होता है, वेक्टर को जोड़ने की एक और विधि होता है। विधि नंबर 2 लिखा गया है समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि। तो देखिए समांतर चतुर्भुज विधि में क्या होता है कि ये कक्षा 11th में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समांतर चतुर्भुज नियम क्या है, इसके द्वारा परिणामी का परिमाण निकालने का फार्मूला देना है। तो क्या करते हैं कि समांतर चतुर्भुज विधि से ये होता है कि यदि दो वेक्टर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से, मान लो ये दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो समांतर चतुर्भुज विधि या समांतर चतुर्भुज नियम यह कहता है यदि दो वेक्टर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित हो तो उनका परिणामी जो होगा वही कार्य करेगा जिस बिंदु पर दोनों वेक्टर कार्य करते हैं, और इनका परिणामी जो होगा, इनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि बिंदु O पर वेक्टर ए कार्य कर रहा है और वेक्टर बी कार्य कर रहा है, इसको आगे ऐसे डैश कर करके बढ़ा देते हो, ऐसे कर देते हो कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बताएंगे। और जब ये पैरेललोग्राम बताएंगे तो इस आर, अब ये जो परिणामी है इसी के साथ या वेक्टर ए या वेक्टर बी के साथ कुछ न कुछ क्या बनाता है? एंगल बनाता है। और इसका परिणामी आर जो है, इसका आर निकालने का तरीका है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला। यदि दो वेक्टर किसी कोण पर कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी निकालने के लिए फार्मूला होता है कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके द्वारा हमको r मिल जाएगा। ठीक है। तो बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम का यह परिभाषा याद रखिएगा कि यदि दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं पर कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा, जो कि उसी बिंदु पर होगा जहां से या जिस बिंदु पर दोनों वेक्टर लगे हैं। यानी कि O पर वेक्टर ए लगा है और O पर भी वेक्टर बी लगा है और O से ही कौन होगा? इसका विकर्ण होगा। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगा, परंतु ये दोनों वेक्टरों के लिए परिणामी कहलाएगा। दोनों वेक्टरों के लिए परिणामी कहलाएगा। यानी कि उसका मान r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
तो आपको हम बता दिए कि वेक्टरों को जोड़ने की दो विधि होती है, एक त्रिभुज विधि और एक समांतर चतुर्भुज विधि। अब अगला टॉपिक आपको लेकर चलते हैं कि इस पाठ में हमको पढ़ना है सदिश और अदिश। तो ये जानते हैं कि सदिश और अदिश है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हेडिंग नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल। तो इसका परिभाषा होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणनफल एवं उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और इसको डॉट से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यदि दो वेक्टर है, मान लो कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। एक मान लीजिए कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ डॉट कहने का मतलब बच्चा समझिएगा अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को कोई पूछेगा किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। यानी कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन उन दोनों वेक्टरों के परिमाण और एवं उनके बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। ठीक है। उसी तरह तीसरा हेडिंग आप चलते हैं कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल। दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल, तो दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल जो है, ये जो होता है, ये वेक्टर गुणनफल को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं, और इनका परिभाषा होता है कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाण एवं उनके बीच बने कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और इसकी दिशा लंबवत होती है। अर्थात ये ऐसे यदि किया जाएगा, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ की एन कैप को कहेंगे एकांक लंबवत सदिश, एकांक लंबवत सदिश। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर फार्मूला हो गया ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो गया ए बी cos थीटा। ठीक है। तो आप याद रखना कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल को डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डॉट से। और सदिश गुणनफल को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्रॉस से। ठीक है। अब इसके बाद बच्चा अगला टॉपिक लेकर चलते हैं समतल में गति, मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन यह कहता है कि जब पिंड को, मोशन का कहता है कि जब कोई पिंड ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा क्षैतिज वेग की दिशा से अलग हो, तो वेग की दिशा और परिमाण लगातार बदलता है। वेग की दिशा और परिमाण लगातार बदलता है और पिंड वक्राकार पथ पर गति करता है। उसको हम कहते हैं समतल में गति। और उस समतल में गति को ही, गति का ही हिस्सा है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि किसी वस्तु को ऐसे फेंकना कि उसका पथ जो है वो परवलयाकार हो। क्या हो? परवलयाकार हो। तो परवलयाकार का मतलब है कि यदि मान लो कि आप, जैसे मान लीजिए कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रक्षेप्य गति जो है ये द्विघ्वीय गति, प्रक्षेप्य गति है द्विघ्वीय गति है। तो प्रक्षेप्य गति का परिभाषा होता है कि जब किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु से क्षैतिज से कोण बनाते हुए फेंकें, तो पिंड क्या करता है कि वक्राकार पथ पर गति करता है।
ऐसे यहाँ से कोण बनाते हुए फेंके हैं तो पिंड वक्राकार पथ पर गति करता है। और मान लो कि ये कोण जो है ये थीटा बन रहा है और इस पिंड को जो फेंके हैं वो यू वेग से फेंके, किस वेग से फेंके हैं? यू वेग से। तो प्रक्षेप्य कहने का मतलब है कि प्रक्षेप्य गति तभी होगी जबकि ये आप जो एंगल देख रहे हो इस एंगल का मान जो हो वो 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो। 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से लेस हो तभी आप कहोगे कि वस्तु जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, प्रक्षेप्य गति में है। ठीक है, तो प्रक्षेप्य का पथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है। देखो परवलयाकार का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे परवलय या ऐसे जो परवल खाने वाला होता है उसको आप बीचों बीच काट दोगे वही शेप इसमें बनता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लो कि अभी 10th से 11th में गए हो, ये 12th वालों को तो पता होगा क्योंकि ये चैप्टर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पढ़े होंगे एक गणित में चैप्टर है शंकु परिच्छेद, उसमें परवलय के 4 समीकरण होता है। पहले थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को बता दें, परवलय का 4 समीकरण होता है। एक होता है y स्क्वायर बराबर 4x, एक होता है y स्क्वायर बराबर -4x, एक होता है x स्क्वायर बराबर 4ay और एक होता है x स्क्वायर बराबर -4ay। ठीक है, ये परवलय के समीकरण हैं। ये 4 जो हैं इनको बोलते हैं परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण यानी कि बच्चा ये जब आप गणित में पढ़ोगे तो हर चारों रूप का अलग अलग अनुरेखण है। मतलब आज इस चैप्टर में आपको इतना ही बताएंगे कि परवलय का इक्वेशन का पहचान है कि परवलय का इक्वेशन यदि x में लीनियर रहेगा तो y में क्वाड्रिक रहेगा और y में क्वाड्रिक है तो x में लीनियर, या x में क्वाड्रिक है तो y में लीनियर, यानी कि x में 1 घात रहेगा तो y में 2 घात और y में 2 घात रहेगा तो x में 1 घात रहेगा। ठीक है, तो मान लो कि प्रक्षेप्य गति को तो जान गए कि जब किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत हम ऐसे फेंकें, ऊपर की ओर फेंकें क्षैतिज से थीटा को बनाते हुए, तो पिंड वक्राकार पथ पर गति करता है। यानी कि पिंड जिस पथ पर चलता है उसका पथ जो है वक्राकार होता है। और यहाँ तक तो पिंड जाता है, ऊंचाई तय करता है और यहाँ के बाद डाउन होने लगता है। और यह आपका प्रक्षेप्य पथ में महत्तम ऊंचाई होती है। इसको यदि हम P डाल दें और यहाँ गिर रही है ये A है और ये X है और ये क्या है? Y है। ठीक है, तो इस U को, ये जो U देख रहे हैं ये U हमारा न तो क्षैतिज है और न तो ऊर्ध्वाधर है, दोनों में से कोई नहीं है। बच्चे हम अब तक 10th में 2 ही बात जानते थे कि या तो क्षैतिज नहीं तो ऊर्ध्वाधर। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे कि जैसे मान लो कि यह जो है ये लाइन है, इस लाइन को मान लो कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। तो इस वेक्टर ए के 2 घटक होंगे, इस वेक्टर ए के 2 घटक होंगे। एक को आप कहोगे क्षैतिज घटक, एक को आप कहोगे क्षैतिज घटक और दूसरे को आप कहोगे ऊर्ध्वाधर घटक। लेकिन वो घटक होंगे कैसे? तो आप क्या करोगे कि यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दोगे और एक को ऐसे ऊपर की ओर खींच दोगे, तो ये आपका ये जो कहलाएगा ये AX कहलाएगा और ये जो कहलाएगा ये Y कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये Y। यदि इसके साथ थीटा एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, देखो बहुत लोग ये समझा देते हैं कि क्षैतिज हमेशा कॉस में और ऊर्ध्वाधर हमेशा साइन में, लेकिन ऐसा नहीं। आप याद ये रखना
ये दिमाग में ट्रिक बना के रखना कि जिसके साथ एंगल थीटा बनता हो, जिसके साथ एंगल थीटा बनता हो वे रहेगा कास में, और जिसके साथ नहीं बनता हो वे रहेगा साइन में। जैसे कि यहाँ पर ax का मान हमें निकालने को कहा जाए तो हम ax का मान बताएंगे a cos थीटा, a cos थीटा, और ay का मान बताना हो, ay का मान बताएंगे a sin थीटा, a sin थीटा। तो वैसे ही बच्चे हम अपने टॉपिक पर चले, हमें सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ जो होता है एक परवलयाकार होता है। इस कथन को गैलीलियो ने दिए थे, गैलीलियो द्वारा दिया गया था कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है तो भाई वहां चित्र को भी देख रहे हैं और इक्वेशन हमारा आएगा, उस इक्वेशन के माध्यम से अभी हम परवलय के इक्वेशन बताए कि x में 2 घात तो y में 1 घात और y में 2 घात तो x में 1 घात, इस तरह के इक्वेशन रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं परवलय का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो मान लो कि इसको फेंक दिए, तो इस u के 2 घटक होंगे, एक घटक होगा ux और एक घटक होगा uy। ux को कहते हैं, ux का मान हो जाएगा u cos थीटा और uy का मान हो जाएगा u sin थीटा। ध्यान से देखना बच्चे, ये मैंने क्या किया कि वेग को 2 भाग में बांट दिया, एक भाग मैंने क्षैतिज कर दिया और दूसरा भाग क्या कर दिया, ऊर्ध्वाधर कर दिया। ठीक है, अब पहले से ही हम जानते हैं कि प्रक्षेप्य गति, हम लोग गति वाला चैप्टर में पढ़े हैं कि विमा के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है, एक विमी, द्विविमी और क्या, त्रिविमी। तो एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी के आधार पर तो प्रक्षेप्य गति को द्विविमी कहते हैं। तो यानी कि इसमें गति जो होगा वो क्षैतिज भी होगा और ऊर्ध्वाधर भी होगा। तो मान लो कि यहाँ से यदि किसी पिंड को फेंकते हो यहाँ से, तो यहाँ से पिंड और यहाँ तक जितनी दूरी तय करेगा उसको हम क्षैतिज परास कहते हैं, रेंज कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगता है उसको उड़यन काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उड़यन काल कहते हैं। और इसके बाद जितनी अधिकतम ऊंचाई तक पिंड दूरी तय करती है उस ऊंचाई को हम लोग महत्तम ऊंचाई कहते हैं। एक बात और आप लोगों को पता होगा पहले से कि महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान 0 होता है। महत्तम ऊंचाई यदि है तो महत्तम ऊंचाई पर वेग का जो मान है वो 0 होता है। कोई पूछता है क्यों 0 होता है, ठीक है, तो आप उसका एक लाइन में जवाब दो कि भाई 0 इसलिए होता है कि नाम है उसका मैक्सिमम हाइट। यदि उसकी हाइट मैक्सिमम नहीं होती तो निश्चित है कि और ऊंचाई तक जाता है। यदि वही उसकी मैक्सिमम है यानी कि अब उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचा है, कि जिससे कोई वेग नहीं बचा है जिससे कि वह उस दूरी को तय करे। तो इस बात को हम विश्वास करते हैं कि क्लियर हो गया होगा कि महत्तम ऊंचाई पर वेग 0 क्यों होता है। ठीक, अब देखिए, अब क्या करते हैं कि अब हम जब हमको सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ये बता दिए कि इसको सर्वप्रथम किसने बताया था, गैलीलियो ने बताया। तो गैलीलियो ने बताया था, तो आप क्या करेंगे कि एक बार क्षैतिज के लिए निकालेंगे और एक बार ऊर्ध्वाधर के लिए, ठीक है। तो क्षैतिज के लिए यानी कि जो क्षैतिज के लिए निकालोगे वो परास रहेगा, क्षैतिज के लिए क्या रहेगा, परास रहेगा। तो यानी कि एक आर बराबर एक फार्मूला अप्लाई करो कि यूएस गुणित टी। ध्यान देना, क्षैतिज के लिए आर बराबर यूएस गुणित टी। क्षैतिज तो चलेगा तो एक सच पर ही चलेगा, तो इसलिए आर की जगह पर मैंने रख दिया क्या, एक्स, और यूएस का जो मान है ये है यू कास थीटा इंटू टाइम। बच्चे यहाँ से टाइम का मान निकाल लेना, तो टाइम का मान हो जाएगा x बटा में यू कास थीटा। इसको डाल देते हो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हो कि h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, h का। तो h का मान निकालना है तो h बराबर
हम लोग फार्मूला पढ़े थे, पहले 9th वाला फार्मूला लिख रहे हैं, साधारण कि एच बराबर यू टी प्लस क्या हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ये बच्चे पता है कि इसको कहाँ से फेंक रहे हैं, नीचे से फेंक रहे हैं। तो नीचे से फेंक रहे हैं तो कंफर्म है कि यहाँ पर क्या होगा, प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ एक वेग नहीं है, दो दो वेग है, क्योंकि हम जो जिस वेग से फेंके हैं वो क्षैतिज वेग एक सच के साथ थीटा को बना रहा है, एक सच के साथ थीटा को बना रहा है। तो जब एक सच के साथ थीटा को बना रहा है तो यहाँ पर लिखना होगा हमको क्या, y। अब h की जगह पर रख देंगे y, और u का मान क्या है, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना जल्दी सिद्ध हो गया। सिद्ध करने के लिए अगर आता भी है, सिद्ध करिए कि प्रक्षेपण का पथ क्या होता है, पर्यायकार होता है। यानी ये हो जाएगा y बराबर, एक मिनट गलती हो गया ना, ये t छूट गया था, तो यानी कि u साइन थीटा इंटू टी, तो t का मान है x बटा में u कास थीटा माइनस हाफ जी और x बटा में u कास थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि y बराबर क्या मिल गया, y बराबर मिल जाएगा हमको x tan थीटा माइनस क्या कर दें, यहाँ कर दें जी एक्स स्क्वायर बटा में 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा तो आप क्या करोगे, यहाँ से तो आपको मिल गया कि y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा में 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब ये आपका परवलय का समीकरण है, ये आपका परवलय का समीकरण हो गया। और इसी समीकरण के आधार पर आप कहोगे कि प्रक्षेपण का पथ पर्यायकार होता है। और मान लिया जाता है कि जो हमारा इक्वेशन आया है इस टाइप का है कि y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। मान लिया जाता है कि जो इसका समीकरण है वो कैसा है, तो y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर इस टाइप का है, ठीक ना। जहाँ की आपको b बराबर tan थीटा है और c माने हैं g बटा में 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि इसके बाद अब आप इस पे सवाल सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था जो कि हर साल रिपीट करता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेपण का पथ क्या हो, परवलयाकार। तो परवलयाकार हो किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था, गैलीलियो ने। तो इसके आधार पर आप पढ़ने के बाद जो दिक्कत होगा फिर आपको बताया जाएगा। एक वीडियो इसका और देंगे न्यूमेरिकल के लिए, आप इसका बता दिए, इसमें उड़यन काल है, ऊंचाई है, सब अपना पढ़ जाइएगा। पढ़ने के बाद जैसा होगा आप कमेंट करिएगा, ठीक है। जय हिंद।